नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निशांत खरे। कौन है ये डॉक्टर निशांत खरे? निशांत खरे जो मध्य प्रदेश शासन ने कोविड-19 से लड़ने के लिए एक जो कमेटी बनाई है उसके सदस्य हैं। निशांत खरे लगातार किस तरह इंदौर को मध्य प्रदेश में किस तरह कोविड मुक्त किया जाए, किस तरह कोविड का इलाज हो, उसको लेके पूरे समन्वय की भूमिका निभा रहे हैं। सबसे ज़्यादा इस समय अगर कोई जानकार है तो डॉक्टर निशांत खरे हैं। कई सारे सवाल है जनता के मन में कि हम कैसे कोविड से लड़ेंगे, हम निकलेंगे तो क्या होगा, हम कोविड में आ जाएंगे तो कैसे होगा, और क्यों कोविड आ रहा है, कैसे आ रहा है, कई तरह के सवाल लगातार रोज हमारे सामने खड़े हैं। इसीलिए हम बात आज करेंगे डॉक्टर निशांत खरे से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हरीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिवादन। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल, ये कोरोना का संक्रमण कैसे फैलता है और कोरोना कैसे तेजी से लोगों में फैल रहा है? क्योंकि कई तरह के भ्रांति वाले सवाल आते हैं कि मैं घूमने गया था तो मुझे कोरोना हो गया, मैं उसके साथ गया ही नहीं था, उसके संपर्क में नहीं था, फिर भी मुझे कोरोना हो गया, मेरे घर पे सामान आ गया, कोई सामान दे गया तो उससे कोरोना हो गया, मैं लॉकडाउन के तहत घरों के अंदर था, उसके बाद भी मुझे कोरोना हो गया। तो कोरोना को लेके भ्रांति भी और कई तरह के सवाल भी है। तो सबसे पहले आप बता दीजिए कि कोरोना कैसे फैलता है और उसके संक्रमण किस तेजी से पूरे देश में फैल रहे हैं। जी, तो बहुत सरल अगर अपन करके समझना चाहेंगे तो कोरोना के फैलने के दो प्रमुख रास्ते और दो प्रमुख कारण हैं। जी एक कारण जो है वो तो पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट है। जी एक संक्रमित व्यक्ति से जो व्यक्ति संक्रमित नहीं है वो अगर कम दूरी से कांटेक्ट में आएगा तो कोरोना वायरस से ग्रसित हो सकता है। जी कोरोना वायरस के फैलने का जो मीडियम है वो एरोसॉल है। एरोसॉल मतलब हम जब बोलते हैं, जब छींकते हैं, जब खांसते हैं तो नाक के रास्ते, मुंह के रास्ते जो हमारे सलाइवा या थूक से मिलकर जो हवा के कण पैदा होते हैं वो एरोसॉल कहलाते हैं। जी और ये एरोसॉल उस वायरस के व्हीकल या वाहक के रूप में उसको लेकर जाते हैं। तो जी एक तरीका तो है डायरेक्ट कांटेक्ट, ये जो छींक थी, ये जो थूक थी, ये जो खांसी का एक जोर था, इसके हम जी सीधे संक्रमण में आ गए, हमारे आंख नाक मुंह संक्रमण में आ गए तो हम ग्रसित हो जाएंगे। ये तो तरीका नंबर 1 हो गया। लेकिन अगर शायद यही तरीका होता तो इतना कठिन नहीं होता। कोरोना के संक्रमण के बहुत तेजी से फैलने का कारण जो है वो इसके फैलने का दूसरा तरीका है। ये एक विचित्र प्रकार का वायरस है, शायद किंवदंतियों में हमने जैसा सुना होगा। एरोसॉल के रास्ते जब व्यक्ति इसको पैदा करता है, इस वायरस को, तो ये जी निर्जीव वस्तुएं जो हमारे आसपास हैं, जो इनएमिनेट ऑब्जेक्ट्स हैं, वो डोर का, दरवाजे का हैंडल हो सकता है, वो गाड़ी की चाबी हो सकती है, टेबल का सरफेस हो सकता है, सब्जी हो सकती है, आपके घर में आया हुआ दूध का पैकेट हो सकता है। ये जो सारी निर्जीव वस्तुएं हैं, ये एरोसॉल जब उस वस्तु पर जाते हैं तो वायरस की उस पर पार्किंग हो जाती है। लिटरली जैसे अपन गाड़ी खड़ी करते हैं ऐसा जी करके वायरस पार्क हो जाता है। जी अब इन सारी सतहों पर ये जो वायरस है, ये कुछ घंटे से लेकर किसी किसी सतह पर तो 3-3 दिन तक भी जीवित रह सकता है। बड़ी बात। तो अब होता क्या है कि मान लीजिए हम किसी एक जगह पर गए, हम तो घूमने निकले थे, जो एक प्रश्न है कि हम घूमने गए थे, हमारे को कैसे हो गया, तो हम तो घूमने निकले थे। जब हम जी घूमने गए तो हमारे आसपास कोई था भी नहीं, लेकिन मुझे कोरोना हो गया। क्योंकि अगर आप जहां घूमने निकले हैं उस जगह से अगर 6 घंटे पहले भी कोई घूमने निकला है और पास की किसी रेलिंग पर, लोहे की किसी रेलिंग पर उसने वायरस को पार्क करके चला गया है, आपने जाते समय उस पर हाथ लगाया और फिर वही हाथ अपने आंख, नाक या मुंह पर लगाया, तो आप उस वायरस को ग्रहण कर लेंगे। निर्जीव वस्तुओं पर लंबे समय इस वायरस का जीवित रहना और वहां से जीवित आदमियों में इंफेक्शन का फैलना, ये शायद इसके फैलने का सबसे बड़ा कारण है, इतनी तेजी से फैलने का सबसे बड़ा कारण। डॉक्टर साहब, आपने एक बात बोली, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो फैल रहा है कुछ वस्तुओं पे कुछ समय के लिए होता है, कुछ वस्तुओं पे 3-3 दिन तक होता है। थोड़ा सा आप जनता को ये बताइए कि जो संक्रमण लगी हुई वस्तु कोई भी आती है, जैसे कि आपने कहा दूध का पैकेट, सब्जियां, तो ऐसी क्या क्या मियाद है कि सब्जियों पे 3 घंटे होता है कि 6 घंटे होता है, और 3 दिन जो आपने कहा मैक्सिमम 3 दिन रहता है। तो ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो रोज़मर्रा के जीवन में आती हैं, उसका थोड़ा खुलासा कर दीजिए डॉक्टर साहब। देखिए, सामान्य तौर पे जो इसका अपन एवरेज टाइम ऑफ सर्वाइवल कहते हैं कि एवरेज टाइम कितना है, वो तो मोटा मोटा 6 घंटे के आसपास है, अगर सबका गुणा भाग कर लेंगे तो। जी अब
अब फिर इसको थोड़ा सा, ये प्रश्न क्लिष्ट है, ये इतना आसान नहीं है, पर है बहुत अच्छा प्रश्न, पर थोड़ा क्लिष्ट है, इसको समझने की जरूरत है। जी जी। कुछ वैसे वस्तुएं जैसे कि प्लास्टिक की कुछ चीजें हैं जिन पर कि इसका बहुत लंबा सर्वाइवल रिपोर्टेड है, जो मैंने कहा दिनों में भी सर्वाइवल रिपोर्टेड है इसका। जी सर्वाइवल का डेटा ठंडी जगह गर्म जगह में भी थोड़ा सा बदलता है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर उसमें नहीं। अब समस्या क्या है, मैं इसको एक बहुत सरल उदाहरण से जो घर के लिए उपयोगी है उसको देकर बताता हूँ। कि जी मान लीजिए फ्रिज की थैली आई, दूध की थैली आई हमारे पास। जी अब दूध की थैली हमको हैंडल तो तुरंत करना पड़ेगी, क्योंकि हमको लेनी पड़ेगी, हमको उस थैली में से दूध निकालना पड़ेगा। अगर आप थैली फ्रिज में रख देंगे तो फ्रिज में तो इसका सर्वाइवल और ज्यादा है, बहुत तेजी से होता है। जी अगर आपके घर में सब्जी आई है तो सब्जी को आप दिनों तक बाहर तो नहीं छोड़ सकते, आपको उसको कुछ ना कुछ तरीके से प्रोसेस करके यूज में लाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो एक चीज जो सरलता से, और जो शायद हमारे लिए, मैं बार बार कहता हूं कि इस वायरस से लड़ने में हमको भगवान ने बहुत मुसीबतें दी होंगी, तो दो एक अच्छी चीजें दे दी है। पहली ये चीज दे दी है कि इससे मृत्यु की दर 2%, 1% से ज्यादा नहीं है। जी तो जो संक्रमित होने की दर है और जो मृत्यु की दर है वो उसके अनुपात में बहुत कम है, एक। और दूसरी चीज ये है कि बहुत सरल चीजें, जिसमें कि हम बार बार उल्लेख करते हैं कि सोप और सैनिटाइजेशन जैसी चीजें जो हैं, ये आसानी से उस वायरस को सतहों पर से खत्म कर सकती हैं। सब्जी वगैरह भी प्रोसेस करने के लिए जो एक सब जगह कहा जा रहा है कि बहुत सरल चीजें, जैसे कि कुनकुना पानी, नमक और मीठा सोडा जो होता है खाने का, सोडियम बाइकार्बोनेट, जी इसको भी हम प्रयोग कर कर अगर उसमें कुछ देर सब्जियां छोड़ दें और फिर उसको निकालकर उपयोग करने लगें, तो हम उस संक्रमण से बच सकते हैं। कच्ची चीजों का उपयोग नहीं करें, जहां तक संभव हो पका कर करें, तो हम इन चीजों के संक्रमण से बच सकते हैं। पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे अलग अलग है। समस्या यह है कि कई चीजें ऐसी हैं, वस्तुएं ऐसी हैं जिनको आपको तुरंत हैंडल करना होता है। हर वस्तु के साथ ये संभव नहीं है कि आप 3 दिन के लिए उसको बाहर रख के छोड़ दीजिए और 3 दिन के बाद उपयोग करें। सही बात। डॉक्टर साहब, एक लगातार सवाल उठ रहा है। लॉकडाउन था, लॉकडाउन में ये कहा गया कि अगर आप 14 दिन 21 दिन अगर घरों में रहेंगे तो इस संक्रमण की चेन टूटेगी और ये संक्रमण पूरे देश में कहीं नहीं फैलेगा। और अभी सवाल उठ रहा है कि जब आपने कहा हम लॉकडाउन में रहें, तो हम लॉकडाउन में थे, घरों के अंदर थे, उसके बाद भी ये संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है। लॉकडाउन आप लंबे समय रख नहीं सकते। 60 दिन से ऊपर हो गए थे लोगों को घर में रहे हुए, उसके बाद भी लगातार इसके मरीज सामने आ रहे हैं। क्या कारण है उसका? तो अब इसे फिर अपन दोबारा करके समझेंगे। पहली चीज, जो इसके फैलने की प्रक्रिया थी वो दिसंबर के आसपास हमने चीन में, इसलिए कोविड-19 वर्ड यूज करते हैं ना। कई जी लोग प्रश्न यूज करते हैं कि 19 क्यों है, 20 क्यों है, क्योंकि पहला केस दिसंबर 19 में चीन में रिपोर्ट होने लगा था, जो बिल्कुल। रिपोर्टिंग में आ गया था। जी इसलिए कोविड-19 शब्द का उल्लेख करा जाता है 2019 को लेकर। तो फैलने की प्रक्रिया तो काफी समय से शुरू हो गई थी। लॉकडाउन पर हम 22, 23, 24 मार्च के आसपास से, और फिर हम उसके बाद लॉकडाउन पर गए। जी अब लॉकडाउन का हेतु क्या था, ये भी बहुत स्पष्ट समझने की जरूरत है। इसको भी लेकर कई प्रकार की भ्रांतियां रहती हैं। हाँ, ये लोग कह रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं आपको स्पष्ट जी तौर पे कह रहा हूँ, कई लोग ये सिद्ध करते हैं और बताते हैं कि ये लॉकडाउन आपने एक तो देर से लगाया, आपको जल्दी लगाना था, और अब आपने शहर खोलना चालू कर दिया है, तो इस समय लॉकडाउन की ज़रूरत है। तो जो लॉकडाउन का निर्णय था वो सही हो सकता है, पर टाइम पीरियड को लेके क्वेश्चन मार्क आज भी आम जनता बार बार लगाती है। तो इसमें कुछ एक चीज समझें, और मैं बार बार ये कहूंगा कि हम सामान्य डॉक्टर, चिकित्सक, प्रशासन से लेकर प्रधानमंत्री तक सबको एक थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दें इसमें। जी कोविड-19 की जब चर्चा हो रही है तो दिसंबर 19 के पहले इस प्रकार के वायरस की किसी को जानकारी नहीं थी। कौन सी दवाई लगती है, कौन सी दवाई नहीं लगती है, इससे तो हम आज तक संघर्ष कर रहे हैं। जी आपने देखा होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब बीच में बड़े अति उत्साहित थे कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन तो भारत में भेजनी ही चाहिए, जैसे कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन कोई ब्रह्मास्त्र हो कि चलेगा तो कोरोना खत्म कर कर ही आएगा। बाद में यह साबित हुआ कि शायद उतना ठीक वो नहीं है। तो कुल मिलाकर इससे लड़ने की जो प्रक्रिया है, ये लड़ने की प्रक्रिया सभी के लिए नई है। उस समय के उपलब्ध डेटा के अनुसार निर्णय करने होते हैं, और ईश्वर सहायता करता है तो वो निर्णय सही भी चले जाते हैं। लॉकडाउन का मुख्य हेतु समझने की जरूरत है। लॉकडाउन दो मेन चीजों पर फोकस करता था। सबसे पहला तो अपनी जो व्यवस्थाएं हैं उनकी वो इतनी तैयारी करने का समय मिल जाए कि जब संक्रमण तेजी से फैले तब हम, हमारे पास व्यवस्थाएं इतनी तैयार हों कि हम उस झटके को, हम उस शॉक को संभाल सकें, और उसके लिए हमको समय मिल जाए, उसके लिए हमारी तैयारी पूरी हो जाए। ये हेतु नंबर एक। नंबर दो, बहुत सारी व्यवस्थाएं आपको क्रिएट करनी थी और बहुत सारी जागरूकता भी लाने की जरूरत थी लॉकडाउन के समय पर। अभी
हम इतने सतर्क हो चुके हैं कि अब हम जब लॉकडाउन खोलने की बात करते हैं तो हम इस उम्मीद में करते हैं कि जो देश की सामान्य जनता है, इंदौर शहर की जो जागरूक सामान्य जनता है, काफी चीजें वो सीख चुकी है, काफी चीजों के बारे में वो सतर्क हो चुकी है, वो अब अपनी चिंता करना खुद समझ चुकी है। ये दिन भर चलते टीवी के जो आंकड़े हैं कि अब इतने मरीज हो गए और अब उतने मरीज हो गए और यहाँ ऐसा हो गया और वहां ऐसा हो गया, इसने कुछ ना कुछ मात्रा में भय भी पैदा कर दिया है लोगों के मन में। और ये सतर्कता, ये सजगता जो है, ये लॉकडाउन के पीरियड में ही धीरे धीरे इकट्ठी हुई है। कोरोना वायरस की संक्रमण की चेन टूटने की जो बात थी लॉकडाउन में, वो निसंदेह हुआ है। मैं आपको आंकड़ों के अनुसार बताता हूं कि इंदौर में शुरू में जब जैसे एक मरीज पॉजिटिव आ गया तो हमको उसकी ट्रेसिंग करनी पड़ती थी कि कितने उसके आसपास के अपने को जाकर जांच करने पड़ते हैं। तो जी। एक एवरेज आंकड़ा जो है वो 14 का निकलता था। अब जो एवरेज आंकड़ा निकलता है वो 7 के आसपास का निकलता है कि एक मरीज पे 7 लोगों की जांच करनी पड़ती है। इसका मतलब आधी वो चेन हो गई, आधी वो चेन टूटी कहीं ना कहीं। जी। वायरस खत्म हो जाएगा 21 दिन में, ये क्लेम कभी भी नहीं था। हम बहुत से जाकर अगर अच्छे से सुनेंगे तो हम जी। संक्रमण की चेन को तोड़ देंगे, तो संक्रमण की चेन हम तोड़ने में सफल भी हुए हैं। धीरे धीरे साइंटिफिक डेटा भी जैसे जैसे इकट्ठा होता जाता है, वैज्ञानिक विज्ञान का आधार डेटा रहता है और उस डेटा की एनालिसिस होती है। तो जैसे जैसे डेटा इकट्ठा होता जा रहा है, हम अब ये सीख गए हैं, अब हम ये पहचान रहे हैं कि ये वायरस हमारे बीच में कुछ समय तक जीवित रहने वाला है। हमको कुछ समय इसके साथ रहने का अभ्यास भी डालना होगा। और अगर हमको इसके साथ कुछ समय रहने का अभ्यास डालना है तो व्यवस्थाओं के साथ साथ बहुत बड़ी मात्रा में, और शायद व्यवस्थाओं से कहीं ज्यादा, अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा, जो कि शायद इस लॉकडाउन के पीरियड की सबसे बड़ी उपलब्धि है। डॉक्टर साहब, अब आपने सबसे मुद्दे की बात पे आता हूँ। जनता का सीधा सवाल है, अब शहर खुलने लगा है, सड़कों पे लोग दिखने लगे हैं, काफ़ी तादाद में रोडें भरी हुई दिख रही हैं। एक मन में डर भी है आम जनता के कि अब चूँकि एक लंबे अरसे तक 60 दिन के बाद भी आप घर में नहीं रह सकते। आदमी को अपने काम पे जाना है, अपना व्यवसाय करना है, अपना घर, बच्चों को, बीवी को, सबको पालना भी है। और रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो कब तक घर बैठ के उसको मिलती रहेगी, उसके लिए उसको कमाना पड़ेगा। उसे अपने घर से निकल कर के कमाने की बड़ी चिंता है, क्योंकि वो जी। पैसे लाएगा, कमाएगा, तभी तो वो सब साधन, खाने का हो, पीने का हो, जो भी सामान की आवश्यकता है तभी पूर्ति कर पाएगा। पर वो एक डर के साथ जी रहा है, डर के साथ चल रहा है कि इसका वैक्सीन आया नहीं है। मैं जाऊंगा, रोज़ में आंकड़ा देखता हूँ 50, 60, 100 रोज़ संक्रमण के मरीज सामने दिखते हैं। अब वो जी। बाहर जाए तो उस डर से जाता है कि मैं जा रहा हूँ, तो रात को ये मान के चलना, अपने परिवार से कहता है वो डॉक्टर साहब कि शायद मैं आऊँगा तो मुझे कोरोना हो सकता है। जी। ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश है? हम कोरोना के साथ हमें जीना है, कोरोना के साथ हमें रहना है। लगातार ये बात तमाम विशेषज्ञ से लेकर के राजनीतिक दल के नेता भी कह रहे हैं, पर एक आम जनता को कैसे विश्वास हो कि उसे कोरोना के साथ ही रहना है, कोरोना के साथ ही चलना है, अपना जीवन व्यापन ऐसे ही चलाना होगा उसे। जी। तो हरीश जी, एक हमने सबने देखा होगा कि वो सर्फ का ऐड आया करता था, और वो जी। सर्फ के उस ऐड की एक टैगलाइन हुआ करती थी कि दाग अच्छे हैं। जी। तो कोरोना के मामले में मेरा स्पष्ट मानना है कि ये डर अच्छा है। जी। हमने ये जो एक बिल्कुल भयाक्रांत सा वातावरण था, भय को कम जरूर करना था, पर लोगों को निडर नहीं बनाना है। एक समुचित मात्रा में भय होना जरूरी है, क्योंकि उस भय से ही विवेक पैदा होता है। और जैसा मैं फिर कह रहा हूं कि विवेक और संयम ही हमारे सबसे बड़े हथियार होंगे। जी। वैक्सीन की आपने जहां तक बात करी और दवाई की बात करी, तो ये मैं दोनों विषय स्पष्ट करता हूं। जी। दवाई को लेकर बहुत सारी कैंडिडेट मेडिसिन की चर्चा दुनिया भर में है। कुछ एंटीवायरल ड्रग्स हैं, क्लोरोक्विन भी उनमें से एक थी, एजिथ्रोमाइसिन भी उनमें से एक थी। वर्तमान समय में जितना कम डेटा हमारे पास उपलब्ध है, बहुत जल्दी देखिए, दवाई तो ऐसा ही है कि हो सकता है अचानक एक दिन हमको ये पता लगने लगे कि यार ये जो एक सरल सी दवाई हमारे ड्रॉर में पड़ी थी, यही इलाज था इसका। लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो जाता, दवाई के बारे में निश्चितता से कहा नहीं जा सकता। जी। वायरस के बारे में दुनिया भर का अगर आप साइंटिफिक डेटा का भी आकलन करेंगे, तो 3-4 कैंडिडेट वैक्सीन ऐसी हैं, 4 कैंडिडेट वैक्सीन ऐसी हैं जो कि थोड़ा प्रॉमिस दिखा रही हैं, थोड़ा उनको देखकर लगता है कि शायद यहां से हमको कुछ निदान मिल सकता है। जी। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से सभी दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि मेरे व्यक्तिगत अनुभव और आकलन से मुझे नहीं लगता कि अर्लीस्ट हम 1 साल के पहले किसी वैक्सीन तक पहुंच पाएंगे। और ये 1 साल भी मैं बहुत लिबरल, बहुत उदार होकर कह रहा हूं कि भाई 1 साल के पहले तो हम नहीं ही पहुंच पाएंगे, जो भी होगा वो 1 साल के बाद होगा।
जी। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लॉकडाउन में लोगों को बाहर निकलना है, जीवन यापन करना है, मन के लिए भी जरूरी है, और अब तो जीवन यापन के लिए भी जरूरी है कि लोग उतरें, काम धंधे पर जाएं। अर्थव्यवस्था, सामाजिक जो ताना बाना है, उस सब के लिए भी आवश्यक है कि लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। तो डॉक्टर अब साहब, अपने इस डर को विवेक में बदलें और इस डर का प्रयोग करें। डॉक्टर मुख्य साहब। रूप से तीन चीजें हैं जो बार बार प्रधानमंत्री जी से लेकर सभी कह रहे हैं, जो जी। हमारे सबसे कारगर हथियार हैं। जी। ड्रग्स और वैक्सीन दोनों को लेकर हमारे पास अभी समुचित डेटा नहीं है, लेकिन दुनिया भर में अब यह बात स्पष्ट है कि तीन चीजें हमको बहुत अच्छे से मदद करती हैं इसमें। एक जी। तो मास्क का उपयोग है। वो मास्क N95 हो सकता है, सर्जिकल मास्क हो सकता है, ट्रिपल लेयर, 3 लेयर का कोई भी मास्क हो सकता है, रुमाल को 2-3 लेयर में किया हो तो ये भी हो सकता है। कुल मिलाकर हेतु उसका बस इतना है कि हम जो ये एरोसॉल पैदा करें, ये एरोसॉल बाहर जाकर निर्जीव वस्तुओं पर पार्क नहीं हो, बाजू वाले व्यक्ति को संक्रमित नहीं करें। अगर बाजू वाले व्यक्ति के एरोसॉल आ रहे हैं तो सीधे मेरे नाक, आंख, मुंह में ना जाएं। इसलिए मास्क का उपयोग जो है ये पहली चीज है। जी। दूसरी चीज, हम 2 गज की दूरी की चर्चा कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग। ऐसा स्पष्ट है कि जो वायरस है वो कुछ दूर हवा में ट्रेवल करता है। हम जितना नजदीक रहते हैं, हमारा पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट भी बढ़ता है। इसको घटाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग भी करें। यह भी बहुत आवश्यक है। अपने काम करने की जगहों पर, वो बैंक हो, वो फैक्ट्री हो, वो दुकान हो, वो एटीएम हो, कोई भी जगह हो, इस सोशल डिस्टेंसिंग का भी हम विवेक से उपयोग करें। ये दूसरी चीज है। और तीसरी चीज जो है वो हैंड सैनिटाइजेशन है। मैं बार बार ये कहता हूं कि ये वायरस निर्जीव वस्तुओं पर जाकर पार्क होता है। आप पूरे समय, आप सोचिए, पूरी दुनिया पूरे समय पूरी दुनिया की सारी निर्जीव वस्तुओं को साफ करता तो नहीं रह सकती, लेकिन दो चीजें हम साफ कर सकते हैं। एक चीज जो हम पूरे समय साफ करके रख सकते हैं वो अपने 2 हाथ हैं। उन वस्तुओं से उड़कर वायरस हमारे पास नहीं आएगा। हम उसको छुएंगे और फिर छूने के बाद अपने आंख, नाक और मुंह को छुएंगे, तभी उस वायरस को ग्रहण करेंगे। तो अपने इन दोनों हाथों को सैनिटाइज रखें। घर में हैं तो साबुन पानी का उपयोग कर सकते हैं। बाहर अगर हैं तो 70% अल्कोहल से ज्यादा वाले सैनिटाइजर्स का उपयोग कर सकते हैं। थोड़े थोड़े समय में, क्योंकि एक पूरे समय चेतना नहीं रहती कि कहाँ हाथ लग रहा है कहाँ नहीं, तो एक निश्चित थोड़े थोड़े समय में सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें। ये तीन चीजों का प्रयोग करें। मैं एक चीज बार बार कहता हूं, जी। हमने दो विचार मन में अपने बिल्कुल पाल लेने हैं हरीश जी, और अगर ये पाल लिए तो शायद हम बहुत सुरक्षित इंदौर में जीने लगेंगे आज के बाद। जी। पहली चीज, हमको ये मानकर चलना है कि सामने वाला कोरोना से संक्रमित है, मैं इससे कोरोना नहीं लूंगा। एक, जी। लेकिन इससे एक कदम और आगे बढ़कर हमने अगर ये विवेक मन में पाल लिया कि मैं कोरोना से संक्रमित हूं, अब मैं किसी दूसरे को ये वायरस नहीं दूंगा, तो शायद इंदौर बहुत सुधर जाएगा। पर डॉक्टर साहब, एक आंकड़ा मुझे आप समझा दीजिए, क्योंकि जो जी, मेरा मैथमेटिक्स है, जो मेरा गणित है, वो मेरा सवाल है आपसे कि अभी जी, तक जो सैंपलों की रिपोर्ट हुई है, वो कल तक के जो आंकड़े मेरे पास 36,635 के सैंपलिंग हुई है हमारे यहाँ इंदौर में, और जो जी, पॉजिटिव मरीज आए हैं वो आए 3539। तो जी, मेरा सवाल सीधा ये है, इसका मतलब मैं ये मान लूँ कि 30 लाख अगर जनता है, वो जिस दिन सड़कों पे पूरी तरह से इंदौर खुलेगा, तो 10% के एवरेज से 3 लाख लोग जो है वो कोरोना की चपेट में रहेंगे। क्योंकि अभी तक के जो आंकड़े मेरे पास आ रहे हैं वो यही कहते हैं कि 10%, जितना भी आप टेस्टिंग कर रहे हैं उसका 10% पॉजिटिव निकलता है रिपोर्ट्स के आधार पे। जी, जी। तो इसको फिर थोड़ा सा अपन सरलता से समझे, है ना। जी। जो आंकड़ा है उसको अपन सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं समझेंगे, है ना। मैं, जैसा आपने बताया, पहले दिन से टेस्टिंग का जो प्रोटोकॉल है, बड़ी मेहनत लगी इसको यहाँ तक लेकर आने में। जी। आप विश्वास करेंगे हरीश जी कि जिस दिन पहला दिन हम कोरोना से लड़ना शुरू कर रहे थे, तो जी। हमारी कोरोना की टेस्टिंग क्षमता थी 30-40। हम बिल्कुल। 40 टेस्ट दिन में लगा पाते थे। जी। जी। अब आप कितने भी मरीज ले आइए, आपने वो कहानियां सुनी होंगी, 15 दिन से सैंपल वेटिंग था और अन्य प्रकार की। बिल्कुल। बिल्कुल। क्योंकि आप कितने भी सैंपल ले आएंगे, भाई इस कोरोना से लड़ने की अगर दवाई नहीं है, तो इस कोरोना को टेस्ट करने की मशीन भी सब जगह नहीं थी। बिल्कुल। मशीन अगर आ भी जाती, खरीद भी लेते, तो उसके अंदर लगाने की किट नहीं मिल रही थी। किट भी जैसी जैसी दुनिया में बनती, वैसी वैसी लोगों को उपलब्ध होती जाती, शहरों को बिल्कुल। उपलब्ध होती जाती। वहां से बढ़कर ये टेस्टिंग संख्या अब अपन 1000, 1200, 1300, 1400 प्रतिदिन की टेस्टिंग संख्या तक पहुंचे हैं। जी। निश्चित रूप से आपका एक डर सही है। मैं ठीक आंकड़ा तो नहीं पिन पॉइंट कर सकता कि जी। इतना होगा ही, मतलब 30 लाख निकलेगा तो 3 लाख होगा ही। जी। लेकिन निश्चित रूप से आप लॉकडाउन से जब बाहर निकलेंगे, तो ये बात सत्य है कि हम ये मानकर चलें कि थोड़ा सा संक्रमित लोगों की दर में या संक्रमित लोगों की संख्या में बढ़ोतरी आएगी ही आएगी। आएगी, आएगी।
अब इसको दूसरी चीज और समझें जो ये कोरोना के गणित को समझने के लिए बहुत जरूरी है। जी कोरोना से अगर 100 मरीज संक्रमित हो रहे हैं तो उन 100 में से 80 मरीज को तो पता ही नहीं लगेगा कि उनको कोरोना हुआ था। अब ये दोधारी तलवार है। जी वो इतने अच्छे से निकल जाते हैं कि उनका आपको कोई इलाज करने की जरूरत नहीं होती। हल्की सी 1-2 दिन सर्दी खांसी होगी, किसी किसी को तो शायद वो भी नहीं होगा। इनको हम एसिम्प्टोमेटिक कैरियर कह रहे हैं या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक कैरियर्स बोल रहे हैं कि इनमें सिम्टम कुछ नहीं आएगा, लेकिन ये कोरोना से ग्रसित होंगे और अपने आप ठीक भी हो जाएंगे। इनकी बॉडी की जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो इम्यूनिटी है, वो इनको ठीक कर लेगी। ठीक दोधारी तलवार इसलिए क्योंकि अगर मुझे पता है कि मैं बीमार हूं तो मैं चिंता पालूंगा, लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं है कि मैं बीमार हूं तो शायद मैं भी बिल्कुल निश्चल भाव से घूमता रहूंगा पूरी जगह पर। डॉक्टर तो साहब एक 80% लोगों को, जी, जी 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 मैं बोलिए। एक बार ये आंकड़े का गणित जी पूरा कर जी दूं कि जी 80% लोगों को तो किसी प्रकार के इलाज की आवश्यकता ही नहीं होगी, चाहे जी कितने भी मरीज आ जाए। ठीक। अब बच गया वो 20% का रेशो। जी इन 20% के रेशो में से भी बड़ी संख्या को आप होम आइसोलेट कर या घर पर रखकर ट्रीट करने की क्षमता रखेंगे। दवाई तो कोई इसकी है नहीं, ट्रीटमेंट सारा सारा सिम्टोमेटिक है। आप ऑक्सीजन की मात्रा देखते रहें, बुखार आए तो पैरास्टामोल दे दें, दर्द आए तो दर्द की दवाई दे दें, अच्छा खाने को दें, मल्टीविटामिन दें और शरीर के जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको इंप्रूव करने दें। ठीक। तो बहुत बड़ी संख्या में मरीज तो जो इसके हैं वो होम आइसोलेशन से या घर पर रखकर ट्रीट किए जा सकते हैं। एक्चुअली जिन मरीजों को आईसीयू ले जाने की जरूरत पड़ती है या उनको ऑक्सीजन सपोर्ट वेंटिलेशन देने की जरूरत पड़ती है, उनकी संख्या अगर एवरेज निकाल लेंगे तो 100 में से मात्र 5 है। और जी इन्हीं 5 में से 2 व्यक्ति जो है वो मृत्यु का शिकार भी होते हैं। तो कुल मिलाकर जब हम पूरी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की चिंता करते हैं तो हमको उस गणित 10% के गणित के साथ ये गणित भी ध्यान में रखना पड़ता है कि 80% एसिम्प्टोमेटिक होंगे, बड़ी मात्रा में घर पर ट्रीट किए जा सकेंगे, करीब 10-12% को इंस्टीट्यूशनल ट्रीटमेंट या अस्पतालों में भर्ती करने की जरूरत पड़ेगी, 5-1% को आईसीयू ट्रीटमेंट लगेगा और 1-2% जो है वो मृत्यु की दर में रहेंगे। इन 1-2% में बड़ा आंकड़ा या तो अधिक उम्र के लोगों का रहेगा या फिर उन लोगों का रहेगा जो किसी दूसरी प्रकार की बीमारी या अवसाद से ग्रसित हैं, जैसे कि डायबिटीज, कैंसर, हाइपरटेंशन, किडनी फेलियर का मरीज जिसकी इम्यूनिटी यूं भी कम है शरीर में। तो ये गणित है। ये जरूर है कि जब लॉकडाउन खुलेगा जी निश्चित रूप से हम एक थोड़ा सा स्पाइक देखेंगे। इसीलिए लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोलना है। जो स्पाइक आएगा शॉक एब्जॉर्बर की तरह हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में व्यवस्था होनी चाहिए कि हम उस शॉक को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, जी। और फिर चरणबद्ध तरीके से अपन अगला चरण भी चलेंगे। डॉक्टर साहब एक आम जनता का एक और सवाल कि बार बार लगातार ये विशेषज्ञ कह रहे थे कि गर्मी में ये संक्रमण मरता है, फैलता नहीं है। अब जी बारिश आ रही है, बारिश के बाद ठंड आएगी, तो जी क्या जून जुलाई में ये कितना % फैलने की उम्मीद है? और अगस्त सितंबर में भी संभावना है, प्रबल है कि बहुत अधिक मात्रा में ये संक्रमण फैलता है। तो ये भ्रांति सही है या गलत कि जून जुलाई में उसकी क्या व्यवस्था होगी और अगस्त सितंबर में उसकी क्या स्थिति होगी? बिल्कुल। तो हरि जी, अब जो गर्मी वाला उदाहरण है शायद जी इसने हमको बहुत कुछ सिखा दिया है। जी आपको याद हो एक कहानी चल पड़ी थी कि बोले गर्म पानी पी रहे हैं तो अब वायरस नहीं होगा। बिल्कुल। ठीक है, ठीक जी है। कुछ लोगों ने इसके आगे भी धृष्टता कर दी, वो बोले अल्कोहल का सैनिटाइजर लगा रहे हैं वायरस नहीं हो रहा तो अल्कोहल पीने से भी नहीं होगा। भगवान की दया से वो बात तो गलत निकली। जी तो ये प्रकार की बातें हम सुन ही रहे थे, ठीक है ना। जी अब हमको ये चीज स्पष्ट हो गई कि 40, 42, 46, 47 डिग्री का टेम्परेचर जब देश में है तो संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बिल्कुल। दुनिया भर का साइंटिफिक डेटा, और अगर अपन बहुत अधिकृत डॉक्यूमेंट्स उस समय पढ़ते, इवन आईसीएमआर का भी पढ़ते या डब्ल्यूएचओ का पढ़ते, तो दुनिया भर का साइंस ये कह रहा था कि गर्मी में वायरस खत्म हो जाएगा, ये मानना गलत है। उदाहरण बिल्कुल आ सही रहे थे कहा। उस समय कि सिंगापुर, थाईलैंड जैसे देश जो कि बहुत आर्द्रता मतलब मॉइस्चर वाले और गर्म देश होते हैं, वहां भी संक्रमण फैला है। भारत में भी आप गए होंगे शायद, तो मार्च में केरल जाकर देखिए, तो केरल बहुत ह्यूमिड और बहुत गर्म होता है और मार्च में बड़ी तेजी से केरल में केस रिपोर्ट हो रहे थे। बिल्कुल। तो ये कहना कि गर्मी में मर जाएगा, ये कुछ बहुत सारी बातें जो आजकल सोशल मीडिया और अन्य जगह चल जाती हैं, उस प्रकार की जानकारी जरूर थी। साइंस कभी भी ये क्लेम नहीं कर रहा था कि गर्मी में वायरस चला जाएगा। जी इसीलिए आगे के भी क्लेम करना अपने लिए खतरे से खाली नहीं है। पर अगर मैं थोड़ा भ्रष्ट हो जाऊं और क्लेम करने भी लगूं, मैं मेरे मन की बात कह सकता हूं कि मुझे आकलन कर कर क्या लगता है। तो देखिए, बारिश और भारत में बदलते सीजन के साथ बहुत सारी अन्य चीजों से हम जूझते हैं। भारत इस चीज का गवाह है कि जब बारिश में हम आते हैं तो एक अन्य प्रकार के इन्फेक्शन भी धीरे धीरे कलकर समाज में बढ़ते हैं। और जब दूसरे प्रकार के इन्फेक्शन बढ़ेंगे और कोरोना गया नहीं है
तो चीज़ों को थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर सकता है। डब्ल्यूएचओ जो अभी कह रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वो बार-बार ये एडवाइजरी जारी कर रहा है कि हम सितंबर के आसपास, सितंबर से लेकर ठंड में, अगर तब तक ये वायरस कम्युनिटी से, मतलब समाज से, देश से, दुनिया भर से समाप्त नहीं हुआ, तो हम एक दूसरी वेव, एक दूसरी लहर की उम्मीद भी रख सकते हैं। और इसलिए ये चीज भी मन में हमको अच्छे से बिठाने की जरूरत है कि ये वायरस गया नहीं है हमारे बीच में से। बिल्कुल। लॉकडाउन जो आज हटा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना नदारद हो चुका है। लॉकडाउन इसलिए हटा है क्योंकि लॉकडाउन हटना अब जरूरी था। लॉकडाउन का जितना उपयोग करना था हम कर चुके थे। अब धीरे धीरे लोगों को बाहर भी निकलना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आज भी हमको ये जानकारी आ जाती कि भाई 5 सितंबर के दिन इसकी वैक्सीन आ जाएगी, तो शायद कड़ाई रखकर और 3 महीने इस देश को बंद रख लेते। पर अभी तो ऐसी कोई उम्मीद की किरण यूं दिखती नजर नहीं आ रही है। तो अगस्त सितंबर में ठीक ठीक कैसा होगा ये तो कहना कठिन है। लेकिन मुझे लगता है कि व्यवस्थाओं को भी, स्वास्थ्य या हेल्थ सिस्टम को भी, प्रशासन को भी और सामान्य जनता को भी कहीं ना कहीं मन में इस चीज की तैयारी जरूर चाहिए कि एक सेकंड वेव जो डब्ल्यूएचओ कह रहा है उसकी उम्मीद हो सकती है। डॉक्टर साहब, जिस किसी को भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाया जाता है, उसको लेके भी काफ़ी डर है समाज में, लोगों में, जनता में। और ये भी कहा जाता है कि जो एक बार कोरोना का पॉजिटिव पेशेंट पाया जाता है, वो ठीक होने के बाद उसको वापस कोरोना नहीं हो सकता। क्या ये सही है? दूसरा, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है मेरा, जो कोरोना का पॉजिटिव पेशेंट हो जाता है, वो ठीक हो जाता है, उसके ठीक होने के बाद भी उससे काफ़ी लोग दूरी बना के रखते हैं कि यार इनको तो कोरोना था, ये कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट थे। ठीक होने के बाद भी एक डर कि हमें इनसे ना हो जाए। उस दृष्टि से आम जनता उन पॉजिटिव पेशेंटों को देखती है आज भी। जी। तो मैं एक पिछले उदाहरण से इस बात को पूरी करूंगा। जी। हमको शायद याद होगा कि 90 के अंत में और 2000 के शुरू में लगभग ऐसा ही एक हुआ, एचआईवी या एड्स को लेकर खड़ा हुआ था। बिल्कुल हुआ था। और तब के उस सिस्टम से हमने एक चीज बहुत अच्छे से सीखी थी कि आप बिना संवेदना से किसी का इलाज नहीं कर सकते। दूसरी चीज, समाज से अगर किसी चीज को मिटाना भी है तो समाज का एक एका होना, समाज में संवेदना होना, समाज में जागरूकता होना, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। कोरोना का मरीज एक बार जब ठीक हो गया, रिपोर्ट जब नेगेटिव हो गई, तो वो दूसरे लोगों के लिए इन्फेक्शन रिस्क नहीं बचता है। कोरोना हो जाने में उस व्यक्ति की खुद की कोई गलती नहीं है। और आप और मैं सभी, खासकर आप और मैं, मेरे जैसे लोग जो कि लॉकडाउन के समय भी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए बाहर निकले थे, वो सभी रिस्क में है। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है मैं जिसको कह सकता हूं, देश के प्रधानमंत्री से लेकर शायद घर पर बैठे हुए एक बिल्कुल वयोवृद्ध माता पिता तक, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि कोरोना की रिस्क से बाहर है। तो इसीलिए सामाजिक दूरी उनसे बनाना एक बार उनके ठीक हो जाने के बाद, ये सर्वथा गलत है। जितना हमने प्रिकॉशन एक सामान्य व्यक्ति से रखना है, डिस्टेंसिंग तो एक सामान्य व्यक्ति से भी रखनी है, मास्क तो सामान्य व्यक्ति के सामने भी पहनना है, जो हैंड सैनिटाइजेशन का विषय है वो सामान्य वातावरण में भी उपयोग करना है, उतना ही उपयोग करने की जरूरत होगी किसी भी कोरोना के मरीज के सामने, जो उसके ठीक हो जाने के बाद। इससे अतिरिक्त कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए बार बार जो हम कह रहे हैं कि हमने बीमारी भगाना है, बीमारी से डरना है, बीमार से नहीं डरना है। बीमार को डर की जरूरत नहीं है, बीमार को आपके केयर की जरूरत है, संवेदना की जरूरत है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी भी देखी कि लोग जो जो हेल्थ वर्कर्स काम कर रहे थे देश भर में, हमने देखा कि कुछ लोगों ने उनको वापस घर नहीं लौटने दिया, इस डर में कि शायद ये संक्रमण के वाहक ना बन जाए। कुछ बिल्कुल। मरीजों के साथ भी इस प्रकार की घटनाएं हुई। ये बिल्कुल गलत है और इनकी जितनी भर्त्सना की जाए वह कम है। कोरोना का मरीज स्वस्थ होने के बाद स्वस्थ है और वो जैसा आप और हम रहते हैं वैसा ही आगे का अपना जीवन यापन करेगा। क्या उसमें वापस से कोरोना आ सकता है क्या डॉक्टर साहब? जैसे मेरे को कोरोना आ, पॉजिटिव आया, जी। उसके बाद मैंने मेरा इलाज करा लिया, मैंने क्वारंटाइन हो गया, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया, फिर मैं घर पे 14 दिन घर पे भी होम क्वारंटाइन में कर चुका हूँ, क्योंकि डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि आप हॉस्पिटल से जाने के बाद भी घर पे अपने होम क्वारंटाइन रहिए। मैंने वो भी 14 दिन निकाल दिए। उसके बाद बिल्कुल। मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जाता हूँ तो एक तो मुझे बड़ी हीन भावना से देखा जाता है जनता द्वारा। तो क्या ऐसे कोई केसेस आपके सामने आए हैं कि जिसको हो चुका था, प्रॉपर ठीक हो गया, उसके बाद भी उसे वापस से कोरोना हो गया? देखिए, बहुत सिंपल सरल लॉजिक तो ऐसा है कि इम्यूनिटी अगर शरीर में एक बार पैदा हो गई है तो आपके कोरोना दोबारा होने की संभावना बहुत कम ना के बराबर हो जाती है।
एक थोड़ा सा चिंता का विषय ये जरूर है कि स्पेशली स्पेशली कोरियन जो पेनिनसुला है, कोरिया का जो रीजन है, जी। वहां से कुछ रिपोर्ट ऐसी निकल कर आई है जो व्यक्ति कोरोना नेगेटिव हो गए थे और कोरोना नेगेटिव हो जाने के बाद दोबारा उस इन्फेक्शन से ग्रसित हुए। ऐसे कुछ केसेस को डब्ल्यूएचओ एक स्टडी के रूप में भी अध्ययन कर रहा है कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों हो सकता है। लेकिन अब हम इससे वापस समझें तो इसका संदेश क्या है, ये संदेश भी अपन समझ लें। अगर कोरोना को हम ये मान भी लें कि दोबारा उसके संक्रमित होने का खतरा है, तो संक्रमण होने का रास्ता तो फिर भी वही है। आपको व्यक्ति से हो सकता है या सरफेस से हो सकता है। बिल्कुल। इसीलिए एडवाइजरी यही है कि आप अगर कोरोना के संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं तो भी आप उन सभी नियमों का पालन करिए जो कि जिस व्यक्ति को कोरोना कभी नहीं हुआ वो जिन नियमों का पालन कर रहा है। आपको उन नियमों से अछूते नहीं रहना है। 14 दिन का समय जो होम क्वारंटाइन का दिया जाता है, उसका एक लॉजिक तो यह भी है कि आपके शरीर के अंदर की इम्यूनिटी बचे खुचे वायरस के रिजर्व को पूरी तरीके से समाप्त कर दे, आपका शरीर वापस रिकवर होकर एक नॉर्मल चीजें करने की स्थिति में आ जाए। इसलिए 14 दिन एक होम क्वारंटाइन, होम रिकवरी का पीरियड भी इसमें दे रहे हैं। ये समाज हित में भी है और उस व्यक्ति के हित में भी है जिसको कि ये दिया जा रहा है। लेकिन कोरोना से ठीक हुए व्यक्ति से भी मेरा आग्रह है कि उसने भी इन 3 नियमों का पालन करना है जिनको कि सामान्य व्यक्ति करेंगे। रही बात कि हम उनको हीन भावना से देखा जाता है, तो ये हमारा सामाजिक दायित्व और जिम्मेदारी है कि इस तरीके की बातों से बचें। हम खूब इस चीज की जागरूकता फैलाएं कि ये कोरोना से लड़ा था और कोरोना से रिकवर हो गया, इससे आगे इसमें कोई बात नहीं। मैं तो एक कदम आगे आकर जाकर आपको और कहूंगा, जी। वैक्सीन जब तक नहीं है, हमारे पास दूसरी उम्मीद की किरण क्या है हरीश जी? तो दूसरी उम्मीद की किरण हमारे पास यह है कि लोगों में हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी। ये शब्द आपने खूब सुना होगा। जी। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि अगर देश भर में मान लीजिए 100 लोग रहते हैं, 100 में से 60 के ऊपर लोग जब कोरोना होकर ठीक हो जाएंगे, चाहे वो एसिम्टोमेटिक वाले हों या सिम्टम वाले हों, तो आपके पूरे समाज में उस कोरोना को लेकर एक प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है और वो वायरस खत्म हो जाता है। यानी हर वो व्यक्ति जो बेचारा आज दुखदाई है परंतु संक्रमित होकर रिकवर हो रहा है, वो तो एक तरीके का हमारा कोरोना योद्धा है, वो एंटीबॉडी जनरेट कर रहा है। बिल्कुल उसकी सही कहा भूमिका आपने। तो किसी हेल्थ केयर वर्कर जितनी ही है, तो उसे तो और सम्मान का हकदार है वो, बजाय हीन भावना से देखे जाने। डॉक्टर साहब, एक और मुद्दे की बात, चूँकि ये हर व्यक्ति, हर आदमी यही कह रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है, समय समय पे हाथ धोना है, हाथों को सैनिटाइज करना है, ये हर व्यक्ति बात कहता है, हर डॉक्टर ये बात कहता है, जनप्रतिनिधि कहते हैं, अधिकारी कहते हैं, हम ये रोज़ सुनते भी हैं और शायद ये सुनते सुनते इसका पालन होने लग भी जाए। इंडिया है, जनता है, थोड़ी देर से जागती है, पर जो इम्यूनिटी की बात है जिसको फोकस करना बहुत ज़रूरी है, जिस पे काम करने की बहुत आवश्यकता है। आज भी कई लोगों को नहीं पता कि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग कैसे होगी, और यहाँ भी कई तरह के ज्ञानचंद, जो जिसका जैसा ज्ञान है वो वैसा पेल देता है और उस पर जनता निकल पड़ती है। तो बिल्कुल। डॉक्टर साहब, स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है? किसी को अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना है, वो कैसे अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकता है? बड़े साफ और सिंपल शब्दों में, क्योंकि जितने डॉक्टर उतनी बातें, इससे परेशान है देश हमारा। देखिए, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि जितने लोग हैं उतनी बातें हैं। बहुत सारे लोग कई महीनों से ये भी क्लेम कर रहे हैं कि हमको ने तो उसकी ठीक करने की दवाई भी ढूंढ ली है, ठीक है ना? बिल्कुल। पर बिल्कुल। इस आधार पर सामान्य विज्ञान चलता नहीं है। आपका एक अनुभव ये नहीं बताता कि ये बिल्कुल कोई कारगर दवाई है कि नहीं। बिल्कुल। इम्यूनिटी को लेकर हम बिल्कुल क्लियर हैं कि अगर आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो ये आपके पास एक कारगर हथियार है कोरोना से लड़ने के लिए। इसको लड़ने के लिए, इसको बूस्ट अप करने के लिए आयुष मंत्रालय ने कुछ बहुत अच्छे रिकमेंडेशन जारी करे हैं। जी। सरलता से वेबसाइट पर हैं, और आयुष मंत्रालय ने जब जारी करे हैं तो वो कुछ मायने में अधिकृत भी हैं। उनका हमने उपयोग करना चाहिए। बहुत हद तक मैं आपको हरीश जी बताऊं कि शायद हमने अपनी बहुत सारी जो मूल चीजें भारत में थी उनको छोड़ दी। बिल्कुल। भारत में खान पान, रहन सहन, योग, प्राणायाम, इतनी सारी चीजें थी जो कि अपने आप शरीर की इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा फोकस करके डेवलप करती थी। पर ये शायद दुनिया भर की आपाधापी में, ग्लोबल मार्केट क्रिएट करने में, पिज्जा बर्गर की दौड़ में शायद हम इन चीजों को भी छोड़ते गए। बिल्कुल तो सही इन कह रहे पर हैं। भी वापस लौटने की जरूरत है। आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। आप घर जाकर अपनी माताजी से, अपनी दादी, अपनी नानी से पूछिए तो बताएंगे कि इम्यूनिटी किस तरीके से पैदा की जाती है। कुछ चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं। अच्छी मात्रा में प्रोटीन का इंटेक करें। प्रोटीन जितना शरीर में जाएगा, बिल्डिंग ब्लॉक है, आपके शरीर को रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करेगा।
हाइड्रेटेड रहें, मतलब पानी पिए, जितना हो सकता है उतना पानी पिए। गर्मी का समय है, सामान्य रिकमेंडेशन है 3-3.5 लीटर से ऊपर प्रतिदिन पानी का हमारा इंटेक होना चाहिए। तो पानी पिए और कंटिन्यूअस अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखें। ये भी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने में बहुत मदद करती है। कुछ प्रकार के स्पेसिफिक भोजन होते हैं जो कि आयुर्वेद जिनको रिकमेंड करता है, आयुष मंत्रालय जिनको रिकमेंड करता है, जो इम्यूनिटी बूस्ट अप करने का काम करते हैं। आयुष मंत्रालय की रिकमेंडेशन को फॉलो करें। वो रिकमेंडेशन एक अध्ययन के बाद निकलती है, इसलिए किसी भी कही सुनी बात या व्हाट्सएप पे सर्कुलेट होने वाले मैसेज से ज्यादा अधिकृत रहेगी। इन चीजों का हम पालन करेंगे तो अब बड़ा डेटा दुनिया भर में निकलने लगा है कि एक अच्छी बिना टूटी हुई नींद भी इम्यूनिटी को पैदा करती है, और ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो एक रिलैक्स रहना, मन से शांत रहना, हाइड्रेटेड रहना, पानी पीते रहना, प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना, और आयुष मंत्रालय के रिकमेंडेशन जो हैं, जो इम्यूनिटी स्पेसिफिक रिकमेंडेशन है, इम्यूनिटी के लिए ही जो रिकमेंडेशन है, उनका पालन करना, ये शायद बहुत मददगार होगा। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल। तरह तरह के लोग ये सवाल लगातार कर रहे हैं कि उन्हें अलग अलग डॉक्टर सलाह देते हैं। कोई कहता है कि HCQS के डोज लेना आप चालू करिए, 200 वाले, 400 mg वाले, वो ले लीजिए। कोई कहता है कि होम्योपैथी की दवाई मिल रही है जिसमें बिल्कुल तोड़ आ चुका है कि कोरोना उससे नहीं होगा आपको। कोई कहता है कि मुझे आयुर्वेद के हिसाब से कोई दवाइयाँ मिलने लगी है, मैं वो ले रहा हूँ तो मुझे कोरोना नहीं होगा। तो ये भी एक भ्रांति सी है। और ये वही प्रश्न मेरा खड़ा हो जाता है कि जिसको जिस पे भरोसा है वो उसे मान के उसका उपयोग करता है। वो कितना सही, वो कितना गलत, ये तमाम भ्रांति, तमाम अफवाह है कि सच्चाई है। मैं क्या करूं? एक आम जनता का सवाल ये कि मैं होम्योपैथी दवाई लूं, मैं आयुर्वेद की ओर जाऊं, मैं डॉक्टर सलाह लूं, विटामिन सी की गोलियां बार बार कही जाती है कि विटामिन सी, विटामिन ई की गोली खाइए, आप धूप में रहिए। तो ये तरह तरह के सवाल हैं कि इससे कोरोना नहीं होगा, ये बार बार लोग पूछते हैं। ये मैं इसको आपको फिर एक उदाहरण से बताऊंगा। जी हमने सुना होगा तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु को लेके बहुत सारी कहानियां थी। हाँ, बिल्कुल सही ने कहा। कहा गुमनामी बाबा बन गए, कोई ने कहा ये बन गए, कोई ने कहा इधर देखे गए, कोई ने कहा उधर देखे गए। इतनी सारी कहानियां होने का मतलब क्या है? इसका सरल मतलब है कि किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ है। कहाँ, बिल्कुल सही लगभग कहा। यही कहानी कोरोना के साथ में है अभी। जी HCQS को लेकर या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को लेकर जो कहानी है, मैं फिर दोहराऊंगा। हमने देखा ट्रम्प साहब ने तो बिल्कुल ऐसा उसे मुद्दा बना ही लिया था कि बस यही है इलाज हाँ, इसका। यही है इलाज, उनने प्रेस बिल्कुल। कॉन्फ्रेंस कर दी थी कि मलेरिया के लिए वर्षों से यूज हो रही है और मैंने लेना शुरू कर दिया इस टाइप की। अब अमेरिका का जो डेटा है वो ये कहता है कि वहां के लोगों का अभ्यास नहीं है उसको लेने का, तो वहां पर तो उल्टा हार्ट डिजीज वगैरह के पेशेंट में मृत्यु दर बढ़ी है उससे। बड़ी है, बिल्कुल सही जैसा कहा। मैंने उल्लेख करा, एजिथ्रोमाइसिन को लेकर चर्चा थी, बिल्कुल कुछ सही कहा। एंटीवायरल ड्रग्स को लेकर आज चर्चा है। होम्योपैथी में आर्सेनिक को लेकर कुछ लोग कहते हैं कि भाई इससे ठीक हो जाते हैं। आयुर्वेद के अपने रिकमेंडेशन है। इसमें मेरा कहना बस इतना है कि आप अभी, और ये बिल्कुल उचित सलाह है कि आप बिल्कुल अधिकृत लाइन पर चलिए। आज की तारीख में कोरोना की रोकथाम के चर्चे जो हैं वो स्थापित हो चुके हैं। रोकथाम के जो जो प्रकार हैं, जो चाहे डिस्टेंसिंग हो, चाहे मास्क हो, चाहे जो भी हो, उसको वो डेटा के माध्यम से स्थापित हो चुके हैं। बाकी सब के सब जो है वो एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। विश्वास अपना अपना रहता है। जिन चीजों से शरीर को नुकसान नहीं है वो अगर हम लेते भी जा रहे हैं तो शायद कोई बहुत बड़ी आपत्ति नहीं है, परंतु कोई प्रकार की ड्रग अभी इसके सामान्य ट्रीटमेंट के लिए रिकमेंडेड नहीं है। क्लोरोक्विन को लेकर, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को लेकर, HCQS जिसे अपन कह रहे हैं, ICMR की दिशा स्पष्ट है। ICMR कहता है कि फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर, मतलब जो कि सीधे कोरोना के इलाज में लगे हैं, वो इसे ट्रीटमेंट के रूप में उपयोग कर सकते हैं। प्रोफाइलेक्सिस मतलब ना हो इसके लिए उपयोग कर सकते हैं। सामान्य जनता में उपयोग के लिए HCQS नहीं है। मैं होम्योपैथी या आयुर्वेद का विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जरूर स्पष्टता से कह सकता हूं कि इनको लेकर भी जो आयुष मंत्रालय रिकमेंडेशन जारी कर रहा है उसको हम थोड़ा सा अधिकृत मानते हुए उस पर चल सकते हैं। और आयुष मंत्रालय बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये नहीं कह रहा है कि फलानी चीज इसका इलाज है। उनका कहना स्पष्ट है कि इन चीजों का अगर आप उपयोग करेंगे तो रोग से लड़ने में आपको मदद मिलेगी। तो मैं फिर उसी चीज पर वापस जाऊंगा कि आज अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कोरोना से लड़ने के लिए 2 दवाइयां एक समाज के रूप में कौन सी हैं हमारे पास, तो उसका उत्तर, या 2 या 3 दवाइयां कौन सी हैं हमारे पास, तो उसका उत्तर इतना है कि वो 3 दवाइयां हैं संयम, विवेक और जागरूकता। अगर हम संयमित व्यवहार कर रहे हैं, विवेक है हम में कि हम किस चीज को सुन रहे हैं, कितना मान रहे हैं, और जागरूक हैं
कि क्या चीज हमारी मदद करती है और क्या चीज नहीं करती है, तो हम बहुत हद तक सुरक्षित रहेंगे, परिवार को सुरक्षित रखेंगे और पूरे शहर को सुरक्षित रखने में मददगार। सही बात है, जनता को कोरोना से लड़ना है पर डरना नहीं है, सुरक्षित रहना है। कई तरह के आपके सवाल थे और इस सवाल के सही उत्तर के लिए सही डॉक्टर निशांत खरे का चयन किया गया। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कई सारी भ्रांतियां थी और कई सारे सवाल थे आम जनता के जो रोज के रोज हर पल उनको भ्रमित कर रहे थे। आपने कई सारी भ्रांतियां भी दूर कर दी और जनता को यह भी बता दिया कि किस तरह जनता को कोरोना की जंग से लड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे जुड़ने के लिए, हमको सारे अपडेट्स देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब मैं उम्मीद करता हूं कि समय समय पे इस कोरोना की लड़ाई में जनता के लिए आप उपलब्ध रहेंगे और समय समय पे अपना मार्गदर्शन देंगे, क्योंकि आप WHO से लेकर के तमाम उन चीज़ों को फॉलो करके उनकी गाइडलाइंस को इंदौर की जनता के लिए प्रशासन के माध्यम से तो आप काम कर ही रहे हैं, पर मैं भी चाहता हूं कि हमारी जनता के लिए भी आप हमें समय दें और समय समय पे जनता को अपडेट करें। ये तो रह गई हरीश जी, मेरा एक अंतिम संदेश जरूर है। आज हम थोड़ा सा अनलॉक 1.0 की जिसकी चर्चा कर रहे हैं ना, कि जी ये शुरू करा है ना। जी तो इसमें मेरा एक अंतिम संदेश इतना जरूर है कि अभी तक आपने बहुत सारे कोरोना योद्धाओं, कोरोना वॉरियर्स की चर्चा सुनी होगी। निगम जी के जो लोग थे, पुलिस के जो लोग थे, डॉक्टर्स थे, आशा कार्यकर्ताएं, आंगनवाड़ी के वार्ड बॉय, ये सबको हमने कोरोना वॉरियर्स के रूप में देखा है। आज आप सभी बाहर निकल रहे हैं। आज से कोरोना वॉरियर्स आप सब हैं। आप अगर कोरोना से लड़ने की मन में ठान लेंगे तो कोरोना बहुत समय इंदौर को परेशान नहीं कर सकता। धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे जुड़ने के लिए।